So students, here we are with a new video। और फिर से आपको जो है ये एक जिसको सो कॉल्ड कठिन चैप्टर कहा जाता है, प्रॉब्लम्स ऑन रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे एक सवाल दिया रहेगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, काहे के लिए कहेंगे फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब हो गया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। प्योर रोलिंग यानी कि V बराबर होना चाहिए क्या, आर ओमेगा, यानी कि बॉडी पहिया जितना आगे बढ़े उसी के अकॉर्डिंग वो घूमे, यानी जितना घूमे उतना आगे बढ़े। अगर ज्यादा आगे बढ़ेगा, घूमेगा कम, तो ये परफेक्ट रोलिंग नहीं हो रही है, या इसका उल्टा होगा तो भी परफेक्ट रोलिंग नहीं होगी। और ये किसी इंक्लाइन प्लेन की बात की गई है। और एक बात आप लोगों को जो है थोड़ा सा याद दिला दें कि 2006 में CBSE हुआ करता था, अभी जो है नीट हो गया है, में एक सवाल पूछा गया था कि फ्रिक्शन कॉजेज रोलिंग, विदाउट फ्रिक्शन रोलिंग नहीं हो सकती। अब सवाल इस बात का है कि जब किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा जाता है तो ये रोल करता हुआ आ रहा है, यानी कि वहां पे जरूर सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है। अब सवाल इस बात का है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ये एनर्जी का लॉस करता है। एनर्जी का लॉस करता है तो फिर यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पे एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे हो गया, जहाँ फॉर्मूला निकलता है V बराबर √2gh अपॉन बीटा, A बराबर g साइन थीटा अपॉन बीटा, ये सारी बातें निकलती हैं। और वहाँ पे जो है एक और बात निकलती है क्या, कि जो बॉडी ऊपर से आ रही है जिसका इनर्शिया जितना ज्यादा होगा वो उतना देर में पहुंचेगी, उतनी कम स्पीड से पहुंचेगी, उतने कम एक्सेलरेशन से पहुंचेगी। तो उसका जवाब ये था कि जब बॉडी ऊपर से चलती है और पर्याप्त फ्रिक्शन होता है तो इसका मतलब हो गया कि फ्रिक्शन जो है, जो वहां पे जो टॉप पे जो मौजूद है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करता है और पूरी तरह से ट्रांसलेशनल नहीं करता, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कर देता है, जिसको कि मैं आपको एनर्जी का पार्टीशन बता चुका हूं। एक बार और जो है दोहरा दूं कि रोटेशनल अपॉन टोटल एनर्जी का मतलब k² अपॉन k² प्लस r², ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो r² अपॉन k² प्लस r², ये होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सवाल की बात कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो गया है, ये थीटा एंगल हो गया, ये बॉडी हो गई जिसका कि मास आप m कहोगे, तो ये mg हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये O हो गया। और ये देख सकते हैं आप कि ये थीटा है तो ये एंगल 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। इधर को रिजॉल्व पार्ट mg cos थीटा, इधर को रिजॉल्व पार्ट mg sin थीटा, और इधर की तरफ को F लग गया है, फ्रिक्शनल फोर्स μn, एंड दैट इज इक्वल टू μmg cos थीटा। अब अगर बॉडी को जो है नीचे आना है, यानी कि ट्रांसलेट करते हुए भी आना है और घूमना भी है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन बनाई गई mg sin थीटा माइनस μmg cos थीटा बराबर हो गया m इंटू a। ये एक इक्वेशन हो गई है। और ये बॉडी जो है घूम भी रही है, रोल भी कर रही है, तो हम टॉर्क लेंगे अबाउट p, टॉर्क अबाउट p लेंगे। तो p लेंगे तो mg sin थीटा का तो हमको जो है टॉर्क मिल जाएगा, ये mg sin थीटा रहा, यहाँ से यहाँ तक कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मान लीजिए, तो mg sin थीटा इंटू r हो गया। और अब देखिए जरा ध्यान से, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से जा रहा है, इसका टॉर्क 0, mg cos थीटा यहाँ से जा रहा है, इसका भी जो है 0, और म्यू mg cos थीटा भी यहाँ से सरफेस से P से ही कांटेक्ट से होके जा रहा है, तो इसका भी मोमेंट 0 हो गया, यानी कि ये बराबर हो गया IP इंटू अल्फा। और IP क्या हो जाएगा, कहेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाइए, तो mr² प्लस mk², प्लस mk², और अल्फा की जगह पे a अपॉन r हो गया। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालें तो m कट जा रहा है g साइन थीटा
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछता है तो आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, सीधे सीधे रख करके वैल्यू निकाल भी सकते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे मान लीजिए साहब कि हम यहाँ पे एक और सवाल लगा लें, क्वेश्चन डैश कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे मान लीजिए साहब कि जो है कि ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और बॉडी जो है वो डिस्क है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे जी साइन 30 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 जी आर स्क्वायर बाई 2 और ये 3 आर स्क्वायर बाई 2, 2 कट आर स्क्वायर कट जी बाई 3 हो गया। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब जरा हम यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो ये आ रहा है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ और यहाँ से अगर हम जो है साइन थीटा को बाहर निकाल लें तो ये एम जी साइन थीटा हो गया, एम जी साइन थीटा बाहर हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और बराबर हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी कट गया, कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, म्यू बराबर आ गया क्या, कहेंगे आ गया टैन थीटा, म्यू बराबर टैन थीटा, ये यहाँ गया तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया और के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें फिर से आप एक नया सवाल लगाइए कि अगर ये सॉलिड स्फीयर हो जाए तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2/5 आर स्क्वायर हो जाएगा और म्यू बराबर टैन थीटा ये 2/5 आर स्क्वायर अपॉन 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, म्यू बराबर हो गया 2/5 और 7/5 2/7 टैन थीटा है। अब समझने वाली बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि अगर म्यू बराबर 2/7 टैन थीटा है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे परफेक्ट रोलिंग हो रही है और अगर इससे ज्यादा है तो मान के चलिए कि एनर्जी का नुकसान होगा और अगर इससे कम है फ्रिक्शन तो यहाँ पे रोलिंग भी होगी और स्लिपिंग भी होगी, ध्यान रहे इस बात का। Here is a new problem स्टूडेंट्स, ये एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, एक एंड इसका फिक्स्ड है, नीचे को है और इसमें स्लिपिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती। स्लिपिंग अलाउ नहीं की जाती है का मतलब हो गया कि ये एंड इधर उधर हिल नहीं सकता है। ये फिक्स रखते हुए दिस एंड केप्ट फिक्स्ड और इसको छोड़ दिया गया है ऐसे। नॉर्मली सवाल पूछता है कि बताओ यहाँ पे जब ये रॉड गिरेगा तो इसके इस एंड का वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा पूछता है। तो इसको कैसे लगाया जाए, कहेंगे इसको लगाया जाए ऐसे, समझा जाए कि ये जब यहाँ पे आया है तो इसके पास वेलोसिटी होगी क्यों, पहले तो इसका सवाल उठाया जाए। कैसा, इसलिए इसके अंदर वेलोसिटी होगी क्योंकि यहाँ पे जब ये आया है ऊपर से नीचे तो ये एनर्जी का लॉस करते हुए आया है। कौन, रॉड। कितनी एनर्जी का लॉस करते हुए आया, कहेंगे एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है mgh। हाँ तो बताओ m कितना, कहेंगे m रहेगा, g क्या, कहेंगे g थोड़ा बदल जाएगा, g ही रहेगा, h कितना, कहेंगे h। अब सही सवाल पूछा है मास कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, कहेंगे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो जो हाइट लॉस्ट है वो L नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो L/2 होगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो इस जगह पे अगर हमसे एनर्जी पूछी जाए तो पूछा जाएगा, कहा जाएगा था क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी है, कितना हो जाएगा, कहेंगे mgL/2। यहाँ पे कर क्या रहे हो आप, सिग्मा E का मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने जा रहे हैं। सिग्मा अगर P में लिखता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता, सिग्मा Q लिखता तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता। ये मैं अपने आप को सिंबल बता दे रहा हूँ जो कि मैं यूजुअली यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे mgL/2 बराबर क्या होगा, कहेंगे बराबर, देखो भाई अगर ये रॉड चल भी रहा होता
और गिरेगा तो है ही, यानी कि रोटेशनल मोशन तो करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर होती कौन कौन सी एनर्जी? ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। अभी आपने इसका जो है नीचे वाला मूवमेंट बिल्कुल बंद कर रखा है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रहेगी रोटेशनल एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये mgl हो गया। आई बराबर, आई क्या होगा कहेंगे, अगर इस एंड के अक्रॉस कोई बात हो रही होती तो 1/12 ml स्क्वायर, एक एंड से हुआ है तो 1/3 ml स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, m से m कट हो गया। ओमेगा बराबर अंडर रूट में 3g/L हो गया। हमने आपसे वेलोसिटी पूछी थी, कहेंगे हाँ वेलोसिटी पूछी थी, उसमें में भी हम आ रहे हैं, लेकिन एक बात यह ध्यान रखें यहाँ पे कि ओमेगा पूरे रॉड के एक एक पॉइंट का ओमेगा यही रहेगा, बट फ्रॉम V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे V 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर पूछा गया है तो R हो जाएगा L/2, यहाँ पे अगर पूछा गया है तो ये R L/2, यहाँ पे R पूछा गया है तो L, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जो बदलने वाला है वो है क्या? R। तो अगर यहाँ के लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है तो V बराबर L इंटू ओमेगा अंडर रूट में 3g/L, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3gl। अगर ये लंबाई 1 मीटर हो, इफ L इज 1 मीटर जो कि यूजुअल होता है, तो V बराबर अंडर रूट में 3g हो जाएगा इंटू 1, 3 इंटू 9.8, और ये हो जाएगा 24/4 2, 27 2 29, 29.4। अगर ये 29.4 है, 25 होता तो 5 हो जाता, 36 हो जाता तो 6 हो जाता, ये 25 और 36 के बीच में है, तो आप 5.5 या 5.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी मान सकते हैं। अब हम आपको आते हैं एक अगले सवाल पे। यहाँ पे ये एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, और इसके दोनों सिरों से 2 स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, और ये लटकी हुई हैं 2 एंड से, और दोनों एंड के पे एक बॉडी लटकी हुई है, और ये ऐसे घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो ये T1 टेंशन मान लिया मैंने, ये T2 टेंशन मान लिया, क्योंकि L और L सब बराबर हैं, इसलिए आप ये 60 डिग्री मान सकते हैं, और ये एंगल भी 60 डिग्री मान सकते हैं। ये T1 माना था, ये T2 माना था, तो T1 का इधर को रिजॉल्व पार्ट T1 cos 60, इधर को रिजॉल्व पार्ट T1 sin 60। इसी तरीके से ये T2 आ गया, T2 हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, T2 का इधर को रिजॉल्व पार्ट T2 cos 60, और इधर को रिजॉल्व पार्ट T2 sin 60। अब अगर हम यहाँ पे अप डाउन सारे फोर्सेस को हम बैलेंस करें तो देख सकते हैं कि T1 cos 60 बराबर T2 cos 60 प्लस mg। T1 cos 60 1/2, इसको इधर ले आए तो T1 माइनस T2 बराबर हो जाएगा 2mg। दिस इज फर्स्ट। आगे की बात करें तो यहाँ पे ये C हो गया है, ये P हो गया है। अगर हम ट्रायंगल CAP में देखें, ट्रायंगल CAP में, तो sin 60 बराबर हो जाएगा CP अपॉन में L हो जाएगा, तो CP बराबर हो गया L sin 60, CP बराबर L sin 60 हो गया है। जब ये घूमेगा तो ये इतने रेडियस में घूमेगा, ये बताने वाली बात थी। अब यहाँ पे ये घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरूर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन प्रोवाइड करेगा? तो कौन प्रोवाइड करेगा? कहेंगे ये दोनों मिल करके प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कहेंगे T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 बराबर M, R कितना? L sin 60, और साथ में हो गया क्या? ओमेगा स्क्वायर। sin 60 तो कट ही जाएगा। T1 प्लस T2 बराबर हो गया
ml ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई। अब आप यहाँ पे चाहे तो T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये T2 कट जाएगा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2T1 बराबर 2mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। T1 बराबर 2mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे T1 के लिए ध्यान रहे कि ये कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। T1 कैन नेवर बी जीरो, ये ध्यान रहे, क्योंकि अगर आपने इसको जीरो किया तो इतना बराबर माइनस में इतना आ जाएगा। अब चलिए जरा हम T2 की वैल्यू निकालें। T2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2T2, माइनस का 2T2 बराबर 2mg माइनस इतना 2mg माइनस ml ओमेगा स्क्वायर। तो T2 बराबर हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर माइनस mg। अब अगर T2 की वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 0 होना है, ml ओमेगा स्क्वायर mg ये बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो ये अगर जस्ट ग्रेटर देन होना है ऐसा, तो ml ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जस्ट ग्रेटर देन क्या, mg ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2mg अपॉन ml, और ओमेगा जस्ट ग्रेटर देन क्या कहेंगे, अंडर रूट में 2g अपॉन l हो जाएगा। ये हो गया क्या चीज, ओमेगा की वैल्यू इतनी जरूर होनी चाहिए कम से कम, तभी ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। ये हमने आपको जो है कुछ आज के वीडियो में कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई हैं, इनकी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें।